हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, मतलब जो भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करते हैं ऐसे तत्वों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरुआत में देखें तो प्राय सभी देशों की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उनको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। क्या विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उनको दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। तो हम देखेंगे विदेश नीति के दो कारक कौन कौन से। एक तो होते हैं हमारे स्थायी कारक, एक तो क्या होते हैं हमारे स्थायी कारक और एक होते हैं हमारे गतिशील कारक। तो दो कारक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे स्थायी कारक और दूसरा होता है हमारा गतिशील कारक। सबसे पहले स्थायी कारक की बात करें। किसकी? स्थायी कारक की यदि बात करते हैं जिसमें आते हैं हमारे भू राजनीतिक स्थिति, दूसरा सुरक्षा, तीसरा राष्ट्रीय हित, चौथा आर्थिक हित, पांचवी चीज़ें आती हैं हमारी विचारधारा, परंपरा, संस्कृति और अनुभव। ये पांचों चीज़ें आती हैं हमारी किसमें? स्थायी कारकों में। जबकि हमारे गतिशील कारकों में कौन कौन सी चीज़ें आती है? गतिशील कारकों में आती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, घटनाएं, देश की आंतरिक स्थिति, नेतृत्व और वैश्विक परिदृश्य। अब तो आप समझ गए होंगे दोनों चीज़ों के बारे में कि स्थायी कारक और गतिशील कारक क्या होते हैं। भाई विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए कुछ कारक जो आसानी से बदलते नहीं हैं वो हमारे होते हैं स्थायी कारक, और जो समय के साथ बदलते रहते हैं वो होते हैं हमारे क्या? गतिशील कारक। तो इन दोनों कारकों के बारे में तो हमने देख लिया। अब इन कारकों की डिटेल से व्याख्या करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कौन सा? भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भूगोल के प्रभाव का अध्ययन भू राजनीति कहलाता है। जियोपॉलिटिक्स इसे कहते हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भूगोल के प्रभाव का अध्ययन हमारे भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स कहलाता है। भारत क्या एक प्रायद्वीपीय देश है जिसकी 1516 किलोमीटर की सीमा हिंद महासागर से लगती है। जिससे हिंद महासागर में हमारी 1516 किलोमीटर की सीमा है। इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भारत क्या है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स जैसे देशों से अपने संबंध सुदृढ़ कर रहा है। भारत के अपने भौगोलिक कारक की वजह से श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स इन देशों से अपने संबंध क्या सुदृढ़ कर रहा है। इसी कारण भारत क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, क्या इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य भी रहा है। भारत क्या पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करता है। मध्य एशिया से जुड़ने के लिए भारत ने मध्य एशिया से जुड़ो नीति बनाई थी है। क्या मध्य एशिया से जुड़ने के लिए भारत ने क्या मध्य एशिया से जुड़ो नीति बनाई है। फिर आते हैं हमारे ऐतिहासिक कारक। क्या आता है हमारा? ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक की बात करें तो हमारा आधारभूत रूप से किसी देश की विदेश नीति उसके तत्कालिक ऐतिहासिक अनुभवों, परंपराओं और संस्कृति से निर्धारित होती है। क्या आधारभूत रूप से किसी देश की विदेश नीति क्या है? उसके तत्कालिक ऐतिहासिक अनुभवों, परंपराओं और संस्कृति से निर्धारित होती है। भारत क्या हमारे साम्राज्यवाद, औपनिवेशिकवाद, रंगभेद, नस्लवाद इन सब का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि भारत इनसे पीड़ित भी रहा है। किन किन से? साम्राज्यवाद, औपनिवेशिकवाद, रंगभेद, नस्लवाद इन सब का विरोधी रहा है। क्यों? क्योंकि भारत खुद इससे पीड़ित रहा है। अन्य देशों से भारत के सांस्कृतिक संबंध अच्छे रहे। क्या अन्य देशों से भारत के सांस्कृतिक संबंध अच्छे रहे? भारतीय संस्कृति साम्राज्यवाद के घोर विरोधी जियो और जीनो दो जैसे विचारों की पोषक रही है। जो क्या खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, इस नीति का पोषक रही है भारत की नीति। भारत ने क्या किया? हमारे तीसरा कारक आता भारत की विदेश नीति का हमारे वैचारिक कारक। वैचारिक कारकों की बात करें तो भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्यों को बनाकर अपनी विदेश नीति को विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर गतिमान रखा है। भारत ने क्या किया? वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्यों को आधार बना करके अपनी विदेश नीति को विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर गतिमान रखा है। इसलिए भारत अपनी विदेश नीति के आचरण में 5 नैतिक सिद्धांत जिन्हें पंचशील सिद्धांत है, इनको प्रमुख आधार बनाते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाने के लिए विश्व के राष्ट्रों का सम्मान करता रहा है। क्यों? क्योंकि भारत चाहता है कि जो पंचशील का सिद्धांत है वो सभी राष्ट्र माने। वैचारिक रूप से देखें तो भारत में बुद्ध और आत्मा ने क्या? वैचारिक रूप से देखें तो भारत में बुद्ध और गांधी ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, और यही कारण रहा है कि भारतीय विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए समर्थक रही है। क्या भारत की जो विदेश नीति है ये किसकी समर्थक रही है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थक रही है। भारतीय दर्शन भी क्या? सहिष्णुता पर बल देता है। भारतीय दर्शन भी क्या करता है? सहिष्णुता पर बल देता है।
अब देखेंगे हमारे आर्थिक कारक। क्या आर्थिक कारकों के बारे में बातचीत करते हैं। भारतीय निर्यात को बढ़ाना, जरूरी आयातों को सुनिश्चित करना और देश में विदेश को आकर्षित करना। क्या देश में विदेश नहीं, निवेश। क्या देश में निवेश को आकर्षित करना भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहे। क्या भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या रहे। एक तो भारतीय निर्यात को बढ़ाना, दूसरे जरूरी आयातों को सुनिश्चित करना। क्या जरूरी आयात है उनको सुनिश्चित करना और देश में निवेश को आकर्षित करना, ये भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्व रहे। इसके लिए क्या फिर हमारे SAFTF जो साफ्टा है और जो हमारे साउथ एशियन ग्रुप हमारा जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, तो उसके लिए, और भारत आसियान जैसे हमारे मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। भारत WTO का संस्थापक सदस्य रहा है। क्या भारत जब 1995 में WTO की स्थापना की गई थी, तो उस समय भारत इसका संस्थापक सदस्य भी रहा था। और आर्थिक सुधारों के तहत वैश्वीकरण को भी अपनाया था। भारत ने क्या किया था, आर्थिक सुधारों के तहत वैश्वीकरण को अपनाया था। फिर आता हमारा सैन्य और रक्षा कारक। क्या सैन्य और रक्षा कारकों की बात करें, प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य क्या है, राष्ट्र की संस्कृति और धरोहर की सुरक्षा और विकास है। क्या प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य राष्ट्र की संस्कृति और धरोहर की सुरक्षा और उसका विकास है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सदा स्थायी न रहकर चलायमान रहती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी जो क्या है, हमेशा स्थायी नहीं रहती और चलायमान रहती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी शत्रु या कोई भी स्थायी मित्र नहीं होता। जैसे पहले हमारा USSR मित्र हुआ करता था, आज हमारा USA मित्र है। तो इस तरह को न तो कोई स्थायी शत्रु है, न ही कोई स्थायी मित्र। यह सभी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और बिगड़ते रहते हैं। फिर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ये बनते भी रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। शीत युद्ध के काल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्या शीत युद्ध के काल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए USSR के साथ 1971 में संधि की गई थी। निवारक क्षमता विकसित करने के लिए भारत ने नाभिकीय परीक्षण किए और घरेलू रक्षा उद्योग को विकसित करने के लिए भारत में वर्तमान में संयुक्त उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। क्या घरेलू रक्षा उद्योग को विकसित करने के लिए वर्तमान में संयुक्त उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। फिर आता हमारा घरेलू कारक। घरेलू कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसकी बात करें। भारतीय विदेश नीति घरेलू राजनीति से भी प्रभावित होती है। क्या भारतीय विदेश नीति क्या घरेलू राजनीति से प्रभावित होती है। जैसे कि हमारे श्रीलंका के साथ संबंधों को तमिलनाडु की राजनीति ने, और बांग्लादेश के साथ संबंधों को पश्चिम बंगाल की राजनीति है, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा की राजनीति ने, और नेपाल के साथ संबंधों को बिहार की राजनीति ने प्रभावित किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी विदेश नीति हमारे घरेलू कारकों से भी प्रभावित होती है। फिर आता है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक किस तरह प्रभावित करते हैं। क्या भारतीय विदेश नीति पर सर्वाधिक प्रभाव नेहरू जी का रहा है। क्या भारतीय विदेश नीति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, नेहरू जी का रहा है। नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, तीसरे विश्व का नेतृत्व, पंचशील सिद्धांत, साम्राज्यवाद, नस्लवाद, रंगभेद, उपनिवेशवाद का विरोध आदि इनके जो हमारे नेहरू जी थे इनके विचार थे। इनके अलावा फिर हमारे इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, इन्होंने भी क्या विदेश नीति पर अपना प्रभाव छोड़ा है। अर्थात विदेश नीति जो आज की वर्तमान की विदेश नीति है उन पर इन सब का प्रभाव रहा है, मिला जुला प्रभाव रहा है, किसी का ज़्यादा तो किसी का कम, लेकिन प्रभाव जरूर रहा है। फिर अब देखते हैं हमारे तकनीकी कारक। क्या तकनीकी कारक की बात करें तो तकनीकी ज्ञान में निरंतर विकास के फलस्वरूप, क्या है तकनीकी ज्ञान में निरंतर विकास के फलस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाना चाहता है। क्या तकनीकी ज्ञान में निरंतर विकास के फलस्वरूप क्या है, प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाना चाहता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक पावर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपग्रह प्रणाली, इन सब पर एकाधिकार रखने वाले देश इन जानकारियों के स्थानांतरण और प्रयोग की अनुमति के लिए शर्तें रखकर अन्य विकसित और विकासशील देशों की जो विदेश नीति है इसको प्रभावित करते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ ही देशों के पास क्या ये टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो दूसरे देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखेंगे सरकार का स्वरूप। क्या सरकार के स्वरूप की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत, दबाव समूहों, जनसंचार की जो नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, जनमत, दबाव समूह और जनसंचार की क्या होती है, नीति निर्माण प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन व्यवस्था भी विदेश नीति निर्माण में अपना प्रभाव रखती है। क्या लोकतांत्रिक राज्यों में क्या होता है, निर्वाचन व्यवस्था भी
क्या करती है, विदेश नीति निर्माण में अपना प्रभाव रखती है। जैसे कि नेता सामान्यतः ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे लोग उनसे दूर न हो। वहीं एक निरंकुश व्यवस्था में अधिकतर निर्णय शासक की निजी सोच के अनुसार होते हैं कि शासक किस तरह की सोच रखता है उस पर निर्भर करता है। फिर आता देश की आंतरिक बाध्यताएं। क्या देश की आंतरिक बाध्यताओं की बात करें तो न केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, क्या न केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अपितु हमारे घरेलू घटनाक्रम भी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। क्या न केवल हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बल्कि क्या हमारे घरेलू घटनाक्रम भी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, जैसे देश में निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करने और फिर देश की नाजुक स्थिति और कमज़ोर आर्थिक हालात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो देश की आंतरिक बाध्यताएं भी इसको मायने रखती है। अब बात करते हैं हमारे वैश्विक परिदृश्य। तो शीत युद्ध के काल में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर, क्या शीत युद्ध के काल में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति को समर्थन प्रदान किया गया। यूएसएसआर के विघटन के बाद 1990-91 में क्या हुआ, यूएसएसआर का विघटन कर दिया गया। तो इसके बाद अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की गई और एक ध्रुवता के काल में बहुध्रुवता का समर्थन किया गया। बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार भारत ने यूएन में सुधार करने की भी मांग की है। भारत ने क्या किया, यूएन में सुधार करने की मांग की है और उसमें स्थायी सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाने की भी बात की। अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा। स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारतीय विदेश नीति को किस प्रकार से समझा जा सकता है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला आता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का काल। संभवतः इन्हें क्या भारत की विदेश नीति का सूत्रधार कहा जाता है। शुरुआती समय में इनके द्वारा बनाई गई विदेश नीति ने ही काफ़ी लंबे समय तक क्या है, भारत को गाइडलाइन किया था। ये अखिल एशियावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फांसीवाद और रंगभेद नीति के विरोधी रहे हैं। क्या इनके काल के अंदर ये इन चीज़ों की विरोधी रहे। अब हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में कौन कौन सी घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो हुई थी। सबसे पहले देखें 1954 में दादरा और नगर हवेली में, क्या दादरा और नगर हवेली में पुर्तगाली आधिपत्य समाप्त किया गया। क्या दादरा और नगर हवेली में जो पुर्तगाली आधिपत्य था उसको समाप्त किया गया और सन 1961 में उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। तब 1961 में उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। फिर गोवा के प्रश्न पर शक्ति का प्रयोग करके, गोवा के प्रश्न पर शक्ति का प्रयोग करके पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर, क्या पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर सन 1961 में स्थायी रूप से गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। 1961 में दमन और दीव को, क्या 1961 में दमन और दीव को पुर्तगाल मुक्त कराकर भारतीय संघ में मिलाया गया। 1987 में गोवा को दमन दीव से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तब 1987 में गोवा को क्या किया गया, दमन और दीव से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा ही दिया गया। और दिसंबर 2019 में दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब, 2019 के अंदर। तो ये हमारे नेहरू जी का काल था। इसके बाद आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनका काल की बात करें तो नेहरू जी की नीति का अनुसरण करके पड़ोसी देशों, विशेषकर हमारे दक्षिणी पूर्व एशिया के देश, इनसे घनिष्ठ संबंध बनाने की पहल की गई। क्या नेहरू जी की जो नीति थी इसका अनुसरण करके पड़ोसी देशों, विशेषकर हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, उनसे संबंध घनिष्ठ बनाने की पहल पर जोर दिया गया। गुटनिरपेक्षता से परे, क्या गुटनिरपेक्षता से परे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया गया। और 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया गया। तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम की बातें। द्विध्रुवीयता मतलब हमारे रूस, यूएसएसआर और अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो ये द्विध्रुव थे। तो इस समय वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद अमेरिका और यूएस सोवियत संघ में उभरे सीमित सहयोग के कारण, क्योंकि दोनों ने भारत को सहयोग किया लेकिन सीमित रूप से, भारत को महाशक्तियों का एक साथ सामना करने के लिए तैयार किया। कि दोनों महाशक्तियों का यदि भारत को सामना करना पड़े एक साथ तो इसके लिए भारत को तैयार किया। जैसे भारत ने 1965 में ताशकंद समझौता किया था। फिर उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर सैनिकों और किसान वर्ग को प्रोत्साहित करके सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का संदेश दिया कि दोनों के दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कौन, सैनिक और किसान वर्ग, जय जवान जय किसान। इसके बाद आता है मेरे इंदिरा गांधी का काल। तो भारतीय विदेश नीति की कुछ नवीन विशेषताएं, जैसे हमारा लचीलापन, यथार्थ और आदर्श का समन्वय। कि भारतीय विदेश नीति की कुछ नवीन विशेषताएं क्या क्या है, लचीलापन, यथार्थ और आदर्श का समन्वय, राष्ट्रीय हित और
आर्थिक सहयोग पर बल तथा विशेषज्ञों की विशेष भूमिका उभरी है। तो भारतीय विदेश नीति की कुछ नवीन विशेषताएं, जैसे हमारा लचीलापन, यथार्थ तथा आदर्श का समन्वय, राष्ट्रीय हित तथा आर्थिक सहयोग पर बल, विशेषज्ञों का हमारी विशेष भूमिका, ये सब हमारे इंदिरा गांधी के काल की विशेषताएं रही है। चीन अमेरिका मैत्री चुनौती का उत्तर, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि, जो कि चीन ने अमेरिका से दोस्ती कर ली, तो इसका जवाब भारत ने कैसे दिया? भारत ने सोवियत संघ से दोस्ती कर ली। शिमला समझौता, परमाणु विस्फोट, ये सब हमारे इंदिरा गांधी के काल की बातें। वियतनाम मामले पर अमेरिका की आलोचना की गई। इंदिरा गांधी ने क्या किया? वियतनाम का जो मामला था, तो उसमें जो बमबारी की थी अमेरिका ने, तो उसकी इंदिरा गांधी सरकार ने आलोचना की और साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाने की बात की कि अमेरिका को अपनी जो साम्राज्यवादी नीति है इस पर रोक लगानी चाहिए। फिर आता परमाणु अप्रसार संधि, या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का अत्यधिक दबाव डालते हुए भी, कि भारत पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था परमाणु अप्रसार संधि पर 1974 में। तो इस पर दबाव होते हुए भी 1974 में भारत में क्या किया? पोखरण परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को चकित कर दिया। क्या? 1974 में पोखरण परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को चकित कर दिया। फिर आते हैं हमारे इंदिरा गांधी काल के बाद में आता है जनता सरकार का कार्यकाल। हमारी जनता सरकार है, तो उनके कार्यकाल की बात करें तो आंतरिक विरोध, वैचारिक अंतर्विरोध, व्यवस्था में सुसंगत लक्षणों के अभाव के बावजूद, क्या इनके कार्यकाल में क्या था? आंतरिक विरोध था काफ़ी ज़्यादा, वैचारिक अंतर्विरोध था और व्यवस्था में सुसंगत लक्षणों का अभाव था। इसके बावजूद विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने और भारत सोवियत संघ मैत्री संधि को कायम रखने में इसने सफलता हासिल की। पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और अरब देशों को समर्थन, उपनिवेशवाद आदि का विरोध किया गया। इन चीज़ों पर बल दिया गया। पर बल तथा जाति भेद, इजराइल के साथ राजनीतिक तथा रक्षा संबंधी संपर्क स्थापित करने की पहल भी की। किसमें? हमारी जनता सरकार है, तो जनता सरकार के कार्यकाल की ये बातें हैं। फिर हमारे विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत पाक संबंधों और भारत चीन संबंधों में सुधार के प्रयास भी किए। क्या? भारत पाक संबंधों और जो हमारे भारत चीन संबंधों में सुधार के प्रयास भी किए। फिर इंदिरा गांधी का आता है द्वितीय काल। तो 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों और 1983 में 7वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का सफल आयोजन करवाया गया इंदिरा गांधी के समय में, और ऐसा करके उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। फिर आते हैं हमारे राजीव गांधी का कार्यकाल। राजीव गांधी के कार्यकाल की बात करें तो राजीव गांधी के समय क्या क्या हुआ? तो विदेश नीति के 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से? निरस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद उन्मूलन, विकास, शांति की कूटनीति पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। तो उनकी विदेश नीति के 4 मुख्य तत्व कौन कौन से थे? निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद उन्मूलन, विकास और शांति की कूटनीति पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में आणविक हथियार मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था की योजना उन्हें प्रस्तुत की। उन्होंने क्या किया? हमारे आणविक हथियार मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था की योजना उन्होंने प्रस्तुत की। दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली पहल उनके लिए दक्षेस, जैसे हमारे सार्क भी कहते हैं, इनका गठन करके बांग्लादेश के ढाका में इन्होंने क्या किया? इसका गठन किया सार्क का। 7 से 8 दिसंबर 1985 को किया, जिसमें भारत भी सदस्य देश बना। कहाँ पे? बांग्लादेश का ढाका, उसका मुख्यालय, वहाँ पे इसकी स्थापना की। किसकी? सार्क या दक्षेस की। फिर हमारे वीपी सिंह, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकारों के द्वारा विदेश नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता है। वीपी सिंह और चंद्रशेखर वाली जो सरकार आती है उसके बाद उसमें विदेश नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। फिर आता है मेरे पीवी नरसिम्हा राव का काल। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक समीकरणों में परिवर्तन के कारण विश्व के परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेतृत्वहीनता की स्थिति में आ गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या? नेतृत्वहीनता की स्थिति में आ गया था। साथ ही भारत में भी गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति थी उस समय क्या था? भारत में भी गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति थी। सरकार ने सुरक्षा परिषद में भारतीय स्थायी सदस्यता का दावा मजबूती से रखने, सार्क के अधीन साफ्टा समझौता, G15
शिखर सम्मेलन का आयोजन, क्या जो G15 शिखर सम्मेलन का आयोजन के द्वारा उत्तर दक्षिण वार्ता पर जोर, भारत के आर्थिक सुधार और उदारीकरण कार्यक्रम के द्वारा जो विदेश नीति है और पूंजी निवेश, ऐसे कार्य उन्होंने अपने टाइम पे किए। उनकी जो पूर्व की ओर देखो नीति थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी के द्वारा 90 के दशक में भारत के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ संबंधों पर अधिक बल दिया गया। भारत ने क्या किया, अपने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी देश से उनके संबंधों पर अधिक बल दिया। फिर आता है एच.डी. देवगौड़ा का काल। क्या एच.डी. देवगौड़ा के काल की बात करें तो विदेश मंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल ने, क्या विदेश मंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल ने 1996 में गुजराल सिद्धांत की घोषणा की। और इस सिद्धांत क्या था, पड़ोसी देश खासकर हमारे दक्षिणी एशियाई देश, इनके साथ मधुर संबंधों पर बल देता है। पड़ोसी देशों को एक तरफा वित्तीय मदद, व्यापार में छूट और गैर रणनीतिक मुद्दों पर सहायता देने पर जोर दिया गया। किसने, हमारे विदेश मंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल ने। फिर आता हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का काल। अटल बिहारी वाजपेयी के काल की बात करें तो हमारे मई 1998 में परमाणु परीक्षण संपन्न करके, परमाणु आयुध के संदर्भ में उन्होंने पहले उपयोग नहीं, मतलब नो फर्स्ट यूज की नीति की घोषणा की। इससे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और निशस्त्रीकरण की भावना उभरती है। कौन सी? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और निशस्त्रीकरण की भावना उभरी। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद, 1999 में जो कारगिल युद्ध होता है उसके बाद भी पाक और चीन के साथ संबंध सुधारने के प्रयास करके वैश्विक शांति का संदेश दिया इन्होंने। विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला किया। 2003 से क्या किया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत करते हैं। कौन? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आते हैं हमारे मनमोहन सिंह का काल। क्या मनमोहन सिंह के काल की बात करें, उस समय कौन कौन सी नीति के तत्व आते हैं हमारी विदेश नीति के। तो 2014 तक इनके कार्यकाल में, न केवल भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, वरन भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी संपन्न होता है। क्या होता है? भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी इसी टाइम पे संपन्न होता है। पी.वी. नरसिम्हा राव ने जहां पूर्व की ओर देखो नीति का नवोन्मेष किया, जो नरसिम्हा राव की जो पूर्व की ओर देखो नीति थी उसको नए रूप से प्रस्तुत किया। वहीं 2014 में म्यांमार में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रुचि के कारण पूर्व में सक्रिय होने की नीति में बदलने का श्रम किया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो पूर्व की ओर देखो नीति थी उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए। भारत चाहता है कि इसके जरिए पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने बेहतर संबंधों को वह स्थापित करें। अब आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी का काल, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे, उनकी बात करें, उनके काल की बात करें तो सरकार की विदेश नीति में कई प्रमुख तत्व शामिल हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त और प्रभावी भूमिका दिलाने की दिशा में केंद्रित है। अब मोदी सरकार की बात करें तो उसके कौन कौन से स्तंभ है। मोदी सरकार के स्तंभों की बात करते हैं। मोदी सरकार के जो विदेश नीति के स्तंभ है वो कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारे पड़ोसी पहले नीति, नेबरहुड फर्स्ट नीति। तो भारत अपने पड़ोसी देशों, खासकर हमारे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, इनके साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है। फिर आर्थिक सहयोग, संपर्क, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। भारत के इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। फिर आता हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत को दक्षिणी पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास। क्या? पूर्वोत्तर भारत को दक्षिणी पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास किया गया। आसियान देशों जैसे हमारे वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, इनके साथ व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंधों को और भी गहरा करना। जो भारत के संबंध इनसे है तो उनको और भी गहरा करने की बात की गई। फिर वैश्विक संगठन में भारत की सक्रिय भूमिका। क्या? वैश्विक संगठन में भारत की सक्रिय भूमिका की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, SCO जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंच है उन पर भारत की सशक्त उपस्थिति दर्ज की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी सक्रिय प्रयास किए जाएंगे। क्या? हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी स्थायी सदस्यता के लिए भी सक्रिय प्रयास किए जाएंगे। फिर प्रवासी भारतीयों से संबंध की बात करें तो विदेशों में बसे भारतीयों से संपर्क को मजबूत किया गया। क्या? हमारे जो विदेशों में बसे भारतीय है उनसे संपर्क को मजबूत किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस, हाउडी मोदी जैसे
हमारे कार्यक्रम है उनके द्वारा वैश्विक स्तर पर भारतीय समुदाय को जोड़ा गया। क्या वैश्विक समुदाय भी क्या किया गया, भारतीय समुदाय को जोड़ा गया। फिर रणनीतिक साझेदारी की बात करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो अमेरिका, जापान, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इजराइल, रूस जैसे देशों के साथ रक्षा, तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया। क्वाड जैसे हमारे रणनीतिक ग्रुपिंग्स है उसमें भागीदारी बढ़ाई गई। आर्थिक कूटनीति की बात करें तो एफडीए को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए वैश्विक निवेश को आकर्षित किया गया। मुक्त व्यापार समझौते और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, इन पे भी ध्यान दिया गया। किस पे? मुक्त व्यापार समझौते और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर भी ध्यान दिया गया। आतंकवाद विरोधी नीति, इसकी बात करें तो आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर क्या, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर कठोर संदेश और पाकिस्तान की निंदा की गई। क्या आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर क्या, कठोर संदेश देना और पाकिस्तान की निंदा की गई। बालाकोट स्ट्राइक और उरी हमले के बाद की कार्रवाई इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई। पेरिस जलवायु समझौते में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। भारत ने क्या किया? पेरिस जलवायु समझौता था उसमें नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे भारत की कुछ विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और रणनीतियों के बारे में। पहली नीति आती है हमारी कौन सी? पहले उपयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज नीति। है क्या ये? यह एक परमाणु नीति है जिसके तहत भारत ये घोषणा करता है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत पर परमाणु हमला किया गया तो वह जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। अब इस नीति के प्रमुख पहलू क्या है, मुख्य पहलू क्या क्या है वो देखें तो यह नीति भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को सकारात्मक बनाती है और रणनीतिक स्थिरता और संयम का प्रतीक साबित होती है। फिर आता हमारा गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्राइन की बात करें, गुजराल सिद्धांत परिचय की बात करें तो यह सिद्धांत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रस्तुत किया गया 1996 से 1998 में। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों से अविस्थापनकारी और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। कैसे संबंध? अविस्थापनकारी और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य था। अब बात करें इसके मुख्य सिद्धांत के तो कौन कौन से पॉइंट थे। भारत अपने पड़ोसियों से बिना पारस्परिक लाभ की अपेक्षा किए सहयोग करेगा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, भारत पड़ोसियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी विवाद होता है तो उसका शांतिपूर्ण समाधान करेगा, दक्षिण एशियाई देशों से बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। तीसरी नीति आती है हमारी कौन सी? पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो हमारे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना। क्या दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के साथ क्या है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना। भारत की भू राजनीतिक जो स्थिति है इसको मजबूत करना। क्या? भारत की भू राजनीतिक स्थिति है इसको मजबूत करना। अब इसकी नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? हमारे आसियान देशों से व्यापारिक और निवेश सहयोग, समुद्री और भूमि संपर्क का विस्तार, पूर्वोत्तर देश भारत का विकास, जो पूर्वोत्तर भारत है नॉर्थ ईस्ट वाला उसका विकास। फिर चीन के साथ पंचशील समझौता की बात करें तो 1954 में भारत चीन के बीच ये समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों ने पारस्परिक संबंधों के 5 सिद्धांतों मतलब पंचशील को अपनाया। आपको पता होना चाहिए पंचशील सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। पंचशील सिद्धांत के 5 पॉइंट कौन कौन से? पहला, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, एक दूसरे का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। समानता, पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये हमारे पंचशील सिद्धांत के 5 पॉइंट थे। पंचशील सिद्धांत के महत्व की बात करें तो ये भारत चीन संबंधों की आधारशिला बनता है। हालांकि 1962 के युद्ध में इस पर आघात लगा, लेकिन फिर भी ये पंचशील का सिद्धांत आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता हमारा एक्ट ईस्ट नीति। एक्ट ईस्ट नीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2014 में शुरू की गई लुक ईस्ट पॉलिसी का उन्नत रूप हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। इसका उद्देश्य क्या है? केवल संबंध ही नहीं बनाना बल्कि सक्रिय भागीदारी निभाना है। सुरक्षा, रणनीतिक, डिजिटल, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग करना। क्या क्या? सुरक्षा, रणनीतिक, डिजिटल, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में सहयोग करना।
इस नीति की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत को आसियान और पूर्व एशियाई देशों से जोड़ना, समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना, क्वाड जैसे जो हमारे क्षेत्रीय समूह हैं उसमें भागीदारी को बढ़ावा देना। फिर आते हैं हमारे पश्चिम की ओर देखो नीति। क्या पश्चिम की ओर देखो नीति की बात करें तो लिंक हमारे वेस्ट पॉलिसी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा पश्चिम एशिया और खाड़ी देश के साथ संबंध को सुदृढ़ करने के लिए ये नीति अपनाएगी। उद्देश्य क्या था? ऊर्जा सुरक्षा, मतलब तेल और गैस के आयात में निर्भरता, प्रवासी भारतीय सुरक्षा, रणनीतिक और रक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी। भारत की क्या आतंकवाद के खिलाफ साझेदारी के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। किन के साथ नीति अपनाएगी? हमारी सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान, इजराइल और ओमान, इनके साथ भारत ने अच्छी विदेश नीति निभाई। फिर आता नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों से पहले संबंध मजबूत करना, सुरक्षा, विकास, संपर्क, सहयोग को प्राथमिकता देना। मुख्य पहलू की बात करें तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, हमारी बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों से हमारे संबंध गहरे करना, विकास परियोजनाएं, आपदा राहत, रक्षा सहयोग, बिम्स्टेक जैसे हमारे क्षेत्रीय मंचों को बढ़ावा देना। तो हमारी 7 नीतियां थी। 8वीं एक और नीति है मध्य एशिया से जुड़ो नीति। तो हमने देखा अभी एक और नीति जो इसके अंदर ऐड करनी रह गई, वो नीति थी हमारी मध्य एशिया से जुड़ो नीति, मतलब कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे मध्य एशिया से कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये हमारे 5 देश हैं जिनको हमारे मध्य एशिया के देश माने जाते हैं। तो इनसे जुड़ने के लिए हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी थी, इसको 2012 में शुरू किया गया था। अब आपको पता है ये भी क्यों किया गया? क्योंकि मध्य एशिया में क्या तेल और गैस के अपार भंडार भरे हुए हैं। तो भारत क्या है वहाँ से गैस और तेल की आपूर्ति के लिए तापी पाइपलाइन, तापी मतलब हमारी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये हमने गैस पाइपलाइन की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार पाकिस्तान अड़ंगा अड़ाता है। और जैसे हमारे अफगानिस्तान है और भी जो हमारे मध्य एशिया के देश हैं उनसे जुड़ने के लिए भारत ने हमारे ईरान के अंदर चाबार बंदरगाह में सहयोग किया। साथ ही साथ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है उसको भी बढ़ाने पे प्रयास कर रहा है। और जो बहुराष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंच है जैसे हमारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहा है। तो इस तरह भारत क्या है जो मध्य एशिया है उससे जुड़ने की भी कोशिश कर रहा है। अब हम देखेंगे हमारी शीत युद्ध के बाद उदीयमान जो वैश्विक प्रवृत्तियाँ, कि शीत युद्ध के बाद कौन कौन सी वैश्विक प्रवृत्तियाँ उदीयमान होती है, तो उनकी बात करें तो द्विध्रुवीय विश्व से एक ध्रुवीय विश्व बना। पहले यूएसए एकमात्र महाशक्ति था, वर्तमान में विश्व बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है। पूंजीवाद को वैश्विक स्वीकार्यता मिली। पूंजी वैश्वीकरण को सभी देशों ने अपनाया। नियम आधारित जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था है इसके लिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। वैश्विक आर्थिक निर्भरता बढ़ी है। दुनिया में क्या वैश्विक आर्थिक निर्भरता बढ़ी है। संचार क्षेत्र में क्रांति हुई है। इंटरनेट के माध्यम से आपसी जुड़ाव बढ़ा है। सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों का प्रभाव तेजी से हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से नई चुनौतियां सबके सामने आई, जैसे हमारे साइबर अटैक। जलवायु परिवर्तन वैश्विक मुद्दा बन गया और इसके लिए कई कदम उठाए गए, जैसे हमारे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, 2015 में हमारे पेरिस एग्रीमेंट था, और 9/11 की घटना वैसे भी सभी को पता है। तो 9/11 की घटना के बाद वैश्विक आतंकवाद की अवधारणा सबके सामने आती है और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध की शुरुआत होती है। गैर राज्य संस्थान जैसे हमारे एनजीओ, एमएनसीज है, ये बहुत ज़्यादा सशक्त होती है। दक्षिणी सहयोग में धीमी प्रगति होती है, लेकिन वो धीमी गति से। हमारे न्याय की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत में जब उदीयमान हुआ था तब तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, लेकिन अब इसकी प्रासंगिकता संदिग्ध है। नाभिकीय हथियार आज भी विश्व के सामने सबसे बड़ा खतरा है। छोटी सी चिंगारी उठे और नाभिकीय हमले से पूरी विश्व या पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। यूएसए के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है हमारे चीन, और नए देश नाभिकीय शक्ति प्राप्त करे जैसे हमारे उत्तरी कोरिया। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने
भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में देखा, और ये देखा भारत की जो विदेश नीति है किस तरह से निर्मित हुई है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।